Hello everyone, how are you? We are back with our NCRT economy series, and today we are going to see the chapter 4, which is the last chapter of your NCRT class 9. So class 9 में हमने already जो chapters हैं हमने देखे हैं. ये क्या इशू आ रही है? जो स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर्स हमने ऑलरेडी देखे हैं. तो स्टैंडर्ड 9 में हमने ऑलरेडी ये देखा कि हमने चैप्टर 1 जिसमें हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखी, देन पीपल एज अ रिसोर्स देखा, फिर कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड सिक्योरिटी. हमने पॉवर्टी वाला चैप्टर भी देखा था कि कैसे गरीबी हमारे कंट्री में इंक्रीज हो रही थी. उस टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, बट अभी अगर आप देखें तो इंडिया ने बहुत सारे अचीवमेंट्स फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में कर लिया है. तो आगे हम देखते हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज अ वाइटल चैप्टर इन एनसीईआरटी एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कवर. सो व्हाट डू यू थिंक? आपके अंदाज से जो कंडीशन थी वो इंडिया की क्या थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडीशन ये थी इंडिया की कि बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा हंगर, मैल न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों से जूझ रहा था हमारा कंट्री, हमारा भारत. ओके ये सारी चीजों से जूझ रहा था, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि इंडिया वॉज ट्राइंग इट्स हार्ड, बट फिर भी तभी कुछ भी चीजें नहीं हो पा रही थी. फिर आया आपके ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत सारा कुछ ट्राई किया. हमने वीट ग्रो करना, राइस ग्रो करना, ये सारा कुछ ग्रो करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, एंड फिर सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई. ओके अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल at all the times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food for an active and healthy life. ऐसा नहीं कि आपको एक टाइम का खाना मिल रहा है, एक टाइम का नहीं. ऑल द टाइम यू गेट दिस एक्सेस ऑफ फूड. और फिर जितने भी कंडीशन है, फिजिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की जो आपको होती है अवेलेबिलिटी, वो मिल जाती है. दिस इज called food security. Okay, and there is 4 pillar on which this food security is there. Whether the food is available, फूड आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, एसेसिबल है कि नहीं, आप उसको ले पा रहे हो कि नहीं, आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, आपको स्टेबिलिटी मिल पा रही है कि नहीं. ओके एंड फॉर इंडिया, नेशन विथ 146 करोड़, यस 146 करोड़ हम जनता हो चुके हैं. हम इंडिया इज नाउ the largest population, okay, the largest population of the world. अगर किसी कंट्री की बात करें, सरपासिंग चाइना. पहले चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो हाईएस्ट थी, बट इंडिया हैज सरपास चाइना. एंड 2025 में हम 146 करोड़ बन चुके हैं, और we have become the top most polluted, sorry, populated country in the world. टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो जो ये 146 करोड़ की जो जनता है ना, ऑलमोस्ट टॉप 10% की जो पॉपुलेशन है, दे आर योर रिचर लॉट. बट जो 90% जनता है उसमें अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास ग्रुप और अंडर पॉवर्टी लेवल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं. ओके सो उसको अगर आप देखा जाए, वो जो ग्रुप्स है ना, वो ग्रुप्स बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड भी हैं. हमने अनएम्प्लॉयमेंट का भी केस देखा था कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा एक कॉज, एक रीजन है इंडिया में जो कि हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी सीइंग कि इंडिया किस चीजों में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है. अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, मिलेट, pulses, and the second largest producer of total food grains and wheat after China. So China यहाँ पे highest producer of total food grains में आ जाता है, but India 2025 में चाइना को सरपास कर देता है प्रोडक्शन ऑफ राइस में. मिलेट में तो ऑलरेडी हम ज्यादा थे, पल्सेस में तो ऑलरेडी हम ज्यादा थे चाइना से. Okay, so in 2025, rice output reached of 149 million tons. So almost 149 million tons of rice production हुई है इंडिया में.
overtaking China, while wheat production hit 117 million ton. 117 मिलियन टन है आपकी व्हीट की, और राइस की कितनी है? 149 मिलियन टन। ये जो आपके फैक्ट्स है ना स्टूडेंट्स, ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो डेटा होता है, ये जो फैक्ट्स होता है, डायरेक्टली आप अपने मेंस आंसर्स में लिख सकते हो। अगर आप अपने मेंस आंसर्स में ये सारे फैक्ट्स लिखते हो तो आपको एक एज मिलता है बाकी के स्टूडेंट्स से, जो सिर्फ प्लेन डेफिनेशन देते हैं, प्लेन आंसर्स लिखते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स डालोगे अपने एग्रीकल्चर के आंसर्स में, अपने इकोनॉमी के आंसर्स में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करते हो, दैट इज another plus point which you get in mains answer writing. Okay. Now, food grains production stood at 354 million tons. India leads in millets. We know that कि India is the highest producer of millets. कौन कौन से स्टेट हमें मदद कर रहे हैं हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट बनने में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स हमें हेल्प कर रहे हैं टू बी द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? Millets in the world. It also rank among the top global producer of maize and sorghum. डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, जैसे हमने देखा कि हमें डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी देखना है, तो क्या फूड अवेलेबल है, एसेसिबल है, यूटिलाइजेशन हो रही है कि नहीं, और स्टेबिलिटी है कि नहीं फूड प्रोडक्शन में। मान लीजिए आज आपको खाना मिल रहा है, कल मिल रहा है कि नहीं, परसों मिल रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। जो आपको कंटिन्यूस जो फूड सप्लाई जो आपको हो रही है, वो कंटिन्यूस हो रही है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें अगर आप देखोगे यूटिलाइजेशन में, तो हमारे जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के अंदर जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, इसमें आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को इस तरह से मील प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मील्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमने देखा कि अटेंडेंस बच्चों की बढ़ती जा रही है। जब बच्चों को आप स्कूल्स में, ठीक है, मील प्रोवाइड करोगे जो उनको घर में प्रोवाइड नहीं हो रही, जो फूड सिक्योरिटी बच्चों को घर में नहीं मिल रही है, अगर वो फूड सिक्योरिटी आप उनको स्कूल्स में दे रहे हो, तो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो हाई हो जाएगी। ऑब्वियसली वो हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कौन रहना चाहता है हंगर में? नोबडी वांट्स टू बी हंग्री, राइट? सो फूड सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा पैरामीटर बन जाता है बच्चों के अटेंडेंस को और भी बेटर करने में। If you have to increase the attendance of the students, then this free meal, free midday meal scheme जो है, ये काफी कारगर रहा है। और हमने देखा है सदर्न स्टेट्स में तो नॉन वेजिटेरियन फूड और एग्स भी मिलते हैं। सो जो मिड डे मील स्कीम में देर इज नाउ एनरिचमेंट ऑफ फूड, प्रोटीन रिच फूड, दाल मिलना शुरू हो गया, अच्छी वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, कहीं कहीं एग्स मिल रहे हैं। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू द कंडीशन ऑफ मिड डे मील जो फ्री में मिल रहा है इन बच्चों को जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो स्टेबिलिटी आपके बफर स्टॉक से भी आती है। गवर्नमेंट के पास कितना बफर स्टॉक है ये देखिए। अगर हम बात करें एक हेल्दी क्विजीन के लिए, तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे हेल्दी क्विजीन्स हैं, बट दिस इज समथिंग वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ इंडिया। आई थिंक इट्स फ्रॉम केरला। ओके, this is the Kerala food cuisine in which they are taking so much of diversity. They have rice, they have vegetables, they have different kinds of vegetables. This plate looks very colorful, and this is how they try to remove malnutrition from the population. अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करोगे तो मैल न्यूट्रिशन होगा। अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस पे अगर ध्यान देते हो तो मैल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड फूड सिक्योरिटी में मैल न्यूट्रिशन का जो एक इंपॉर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया मैल नरिश्ड रहता है तो फूड सिक्योरिटी कभी भी नहीं हो सकती। अग्री? फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस ड्यूरिंग कैलामिटीज। सो कैलामिटीज में हमने देखा, हमने देखा कि कैसे असम फ्लड्स हुए, फिर महाराष्ट्र में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई, उसमें लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल, जब लोग वल्नरेबल हो जाते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। इसी तरह से हमने कोविड-19 के केस में भी देखा था। कोविड-19 में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? कोविड-19 के केस में हमने ये देखा था कि कैसे जो जनता है, ठीक है, उनके पास ना पैसे थे, ना खाने के लिए उनके पास अनाज था,
तो उस तरफ फिर गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया। गवर्नमेंट फिर जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू उन्होंने बाकी लोगों को भी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, उनको भी ग्रेन्स प्रोवाइड करना शुरू किया पीडीएस में। ओके, क्यों जरूरी था ये? क्योंकि कोविड-19 जब आया था, लॉकडाउन हो गए थे, एंड यू एंड मी, वी हैव बफर स्टॉक ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, वी हैव बफर स्टॉक ऑफ मनी विद अस इन आवर अकाउंट। हम लोग कुछ भी चाहे हम वो ऑर्डर कर सकते हैं। बट क्या गरीब इंसान, गरीब जनता इंडिया की जो डेली वेज अर्नर है, क्या वो ये कर सकती है? नहीं, वो ये नहीं कर सकती। दे कैनॉट बाय फूड एवरी डे, क्योंकि उनके पास उतनी सेविंग्स नहीं होती। वो डेली वेज अर्नर हैं, वो पैसे कमाते हैं, खाते हैं और फिर दूसरे दिन फिर से काम पे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए काफी चैलेंजेस आ गए थे आपके कोविड-19 के टाइम में, और गवर्नमेंट स्टेप इन होके वहां पर उनकी मदद कर रही थी। So the government launched Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, providing 5 kg of free food grains per person per month, and 81.35 crore people was benefited. So ये आप देखोगे जनरली ये जो आपदा की जो सिचुएशन जब आती है, जहां भी आती है, वहां पर ये गवर्नमेंट हमारी एक्टिव हो जाती है और इस तरह के स्कीम्स लेके आती है। क्या स्कीम का नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंदर गरीब लोगों को, जो भी हमारे लोग हैं, ठीक है, उनको 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स मिलता है पर पर्सन पर मंथ। एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और जो फ्लड लाइट सिचुएशन हुई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जब आपकी फसल खराब हो जाती है ना, जब आपकी फसल खराब हो जाती है, तभी भी एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। फसल खराब हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी जो बीमा योजना है, इंश्योरेंस ऑफ द क्रॉप्स विच द फार्मर्स ग्रो, जो ये बीमा योजना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फिर हम बात करते हैं असम फ्लड्स जो 2023 में आया, और फ्लड्स होते रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, और महाराष्ट्र का डॉट, जो ये दोनों कंडीशन है, अगेन गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। क्योंकि अगर हमें फूड सिक्योरिटी को अपने ग्रिप के अंदर लाना है, अगर हमारे फूड सेक्टर को हमें सिक्योर बनाना है, तो हमें इस तरह के इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरह के स्कीम्स को हमें चलाना ही होगा, क्योंकि फिर हमें लोगों को गरीबी से निकालना है। करेक्ट। फमाइन एंड हंगर इन इंडिया, अगर हम पहले की बात करें, अभी तो कैलामिटी के बारे में हमने बात की कि कोविड-19 आया था 2019 में, देन हमने देखा कि असम में फ्लड्स, किसी किसी स्टेट्स में ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो कैसे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, उसके बाद अपना सहयोग दिखाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1996 में और 1943 में, 1943 एंड 1966 में बिहार में आए थे, एंड 1943 में बंगाल में फमाइन्स आए थे। तभी ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। बट बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, हमने देखा एक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग फमाइन इंडिया में आया था, 1943 का फमाइन। और उसमें आप देखो, ये जो पिक्चर्स हैं ये उसी के हैं, और आप कंडीशन देख सकते हो लोगों की, स्केलेटन दिख रहा है यहाँ पे लोगों का। ओके, देयर बोन्स आर विजिबल, देयर चेस्ट बोन्स आर विजिबल। हाउ? बिकॉज उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। फमाइन मतलब भूखमारी हो गई है, भूखमारी के कारण उन्हें अनाज नहीं मिल रहा, और जब उन्हें अनाज नहीं मिल रहा तो वो माल नरिश्ड हो जा रहे हैं, वो वीक हो जा रहे हैं। तो ये कंडीशन थी लोगों की उस समय में, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी था, क्योंकि धीरे 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 जो कंडीशन हो रही थी, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है हमारा, वो बहुत खराब हो रहा था। जमींदारी जब वो लेके आए, जमींदारी सिस्टम में बहुत सारे जो चंक ऑफ लैंड है वो इलीट क्लास को दे दिया जा रहा था, और फार्मर्स के हाथ से लैंड चला जा रहा था। जब फार्मर्स के हाथ में लैंड नहीं होगा तो वो अपने लैंड पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो हो रहा था, एंड जिसके कारण हमने देखा, जिसका रिपल इफेक्ट था ये फमाइन्स आते थे उस समय बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सक द रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम इंडिया एंड वेल्थ फ्रॉम इंडिया, बट द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम वाज नॉट पुटिंग मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, विच वाज मच नीडेड। ओके, और अगर हम अभी की बात करें
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम 2024 की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वी वेर 105th आउट ऑफ 125। तो हम पीछे से, मान लीजिए 125 कंट्रीज हैं, उसमें से हम लोग 105th रैंक पे आए हैं। तो हमारी रैंकिंग बहुत ही ज्यादा खराब है अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और ऐसा क्यों आपको लग रहा है? जहां पर हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो हंगर एक बड़ा इशू क्यों है इंडिया में? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्या आप बता सकते हो? प्लीज कमेंट अस एंड टेल कि ऑल्दो हमारी इकोनॉमी अभी फोर्थ लार्जेस्ट है, हमारी जो जीडीपी है वो स्टेबल रेट पे ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है, ऑल टाइम लो है इन्फ्लेशन। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि महंगाई भी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो क्यों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्टिल वी आर 105? क्यों हमारे लोग अभी भी फूड से सिक्योर नहीं है? फूड सिक्योरिटी वी हैव नॉट रीच्ड। वन रीजन इज inequality. Okay, income inequality. There is a divide between the rich and the poor. Okay, एंड जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके पास ही सारे वेल्थ है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉट इवन। इसके कारण ये हालत हो रही है, और लोग जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बढ़ती ही जा रही है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि ऑल्दो वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वो सिर्फ पेपर्स पे है। अगर आप बुनियादी भारत को देखोगे, अगर आप प्रैक्टिकल भारत को देखोगे, अगर आप जाओगे स्ट्रीट्स में, तो आपको अभी भी दिखेंगे कि लोग स्ट्रीट्स में बेगर्स की तरह बैठे हुए हैं। उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास फूड के सोर्सेस नहीं है। तो ये है कंडीशन एक्चुअली, एंड इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1943 के टाइम में फेमाइन डिस्कस किया कि ये फेमाइन आया था, और उस टाइम में काफी कुछ हंगर वाले इश्यूज चल रहे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। बट अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को देखें। सो ऑल अराउंड अगर आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो बाकी के पैरामीटर्स है वो क्या कहते हैं? 13.7 ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। 13% of the population, Indian population, is undernourished. Then 35% of the children are under 5 are stunted. Stunted मतलब उनकी हाइट आगे नहीं ग्रो हुई है। And 18% are wasted. मतलब उनका जो वेट है, हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं है। तो ये है एक्चुअल फिगर्स जो एक वरीसम सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आप कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, रैंकिंग कोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें, बुनियादी चीजें अपने मेंस के आंसर्स में कोट करोगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हैं अपने इकोनॉमी को समझने के लिए। सिर्फ स्टैटिक पढ़ने से इकोनॉमी कभी भी समझ में नहीं आने वाला, और आप सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, आप उसको भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक को एक साथ, तो इकोनॉमी आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगने लगेगा। Okay. So, despite economic growth, nutritional inequality, poverty and poor diet persist, और जिसके कारण गवर्नमेंट लेके आई है पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान को डिटेल में आप देखोगे, आप जाओगे और पढ़ोगे, डिटेल में देखोगे। सो इन बच्चों की क्या गलती है? दे हैव टेकन बर्थ, ठीक है, दे हैव टेकन बर्थ इन आवर सोसाइटी एंड नाउ देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फीड देम। Why their parents are not able to feed them? Because they don't have money. And when they don't have money for themselves, how they can feed the children? But आप देखिए इन बच्चों की जो फ्यूचर है वो क्या होगी? इनके पास खाने के लिए अगर इनके पास अनाज नहीं है तो इनके एजुकेशन का क्या होगा? वहां पे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ। ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आप आइए, एनरोल कीजिए, और आप मिड डे मील, जो आपके बच्चे हैं जो बाहर में जब वो घर में होते हैं उनको एक टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, बट स्कूल में आके वो मिले। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स इस तरह से लेके आए हैं जिससे कारण वी गेट फूड सिक्योरिटी, एंड पोषण अभियान
is again one of the important factor here. अगर हमें सेल्फ सफिशिएंसी फूड में चाहिए तो आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस 1960s में हमने देखा कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। उसमें विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन में हमने देखा कि वीट की प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई। वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बट जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स थे वो अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम बहुत सारा ये मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मिलेट्स जो है ना, आपके ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, रागी हो गए, श्री अन्न कैंपेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। श्री अन्न कैंपेन के अंदर जो हमारे मिलेट्स हैं उनको हम इनकरेज कर रहे हैं। क्या क्या मिलेट्स? ज्वार, बाजरा, रागी, टोडू मिलेट्स, ये सारे अलग अलग तरह के मिलेट्स हैं। इसको गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है और इसको गवर्नमेंट ज्यादा क्रेडिट दे रही है सोसाइटी में, ताकि लोग ये खाएं और मैल नरिश्ड ना रहें। क्यों? अगर आप बात करो राइस और व्हीट की, और अगर आप बात करो मिलेट्स की, तो मिलेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन पैक्ड देन राइस एंड व्हीट। ओके, सो ये जो स्कीम है आपकी, ये आप याद रखना, श्री अन्न कैंपेन लॉन्च इन 2023 प्रमोट्स मिलेट्स इन द डाइट फॉर बेटर न्यूट्रिशन। अब बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक refers to surplus food grains maintained by the government for price stabilization and emergency needs. इमरजेंसी, मान लीजिए कहीं कोई भुखमारी आ गई, कहीं फमाइन आ गया, कहीं डॉट आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो गवर्नमेंट के स्टॉक्स में ये फूड रहने चाहिए। सो गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स में ये फूड रखती है। ओके, सो अगर आप 2025 की बात करोगी, इंडिया बफर नॉर्म्स आर 21 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट कंबाइंड। तो 2025 में हमारे पास 21 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट और राइस है बफर स्टॉक में गवर्नमेंट के पास। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास ये है। कितना मेट्रिक टन? 21 मेट्रिक टन। एंड यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Strategic grain reserves also support schemes like National Food Security Act, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब हम देखेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ है? 1965 में। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। सो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम्स, ये सारे स्कीम्स के अंदर फूड कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? ये फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कब हुई है? 1965 में। ये बॉडी अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट चैप्टर्स, यूपीएससी के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ये बॉडीज। ये बॉडीज अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, और अगर ये न्यूज़ में है तो आपको और भी अच्छे से पढ़ना है। हम अपने करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह 9 बजे आई एम लाइव विद द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन विच वी डिस्कस करंट अफेयर्स इन डिटेल्स। सो आप प्लीज वो भी चेकआउट करो। यू विल बी इनरिच्ड विद द बेसिक knowledge of those current affairs, and we will be also giving you essay topic, mains topic, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, इज दैट करेक्ट? सो गोइंग फॉरवर्ड, उसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो मिलता है, एमएसपी कितने प्रोडक्ट्स में मिलता है स्टूडेंट्स? अभी 22 प्रोडक्ट्स। आपका ये होमवर्क है कि आप ये जाके देखोगे कौन से ऐसे 22 प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे 22 ग्रेन्स हैं, मटेरियल्स हैं जिस पे अभी गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है, क्योंकि एमएसपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। ओके, एंड 2024 में अगर हम बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल ओवर 600 lakhs टन्स ऑफ फूड ग्रेन। 600 lakhs, ओके, 600 lakhs ऑफ फूड ग्रेन यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हैंडल किया था। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में चल रहा है। देख रहे हो आप ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 22 क्रॉप्स हैं। कौन कौन से क्रॉप्स हैं वो आप हमें बताओ। एंड 22 क्रॉप्स, एमएसपी इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट
purchases crops from farmers, ensuring fair income and market stability. ये सारा कुछ MSP में आपको दिखाया जाता है. अब PDS क्या है? Public Distribution System. PDS is India's largest food security network, distributing subsidized grains under National Food Security Act of 2013. ये हमने NCERT में पहले ही देखा था. और इसके अंदर आता है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड. Enables beneficiary to access rations from any fair price shop in India, aiding migrant workers. वन नेशन वन राशन कार्ड किस तरह से हेल्प कर रहा है आपके पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? मान लीजिए आप बिहार के हो बट आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो और आप ये पीडीएस सिस्टम के अंदर आते हो. ओके, जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट की, आपको ये पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलना चाहिए. तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ना आपका, ये आपको हेल्प करता है ग्रेन्स और जो भी गवर्नमेंट पीडीएस में सप्लाई कर रही है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ले सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको बिहार में ही रहना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा. ओके, आपका राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको पीडीएस मिलना चाहिए, तो आपको बिहार में भी मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, आपको केरला में मिलेगा. तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत ही ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ये फेयर प्राइस शॉप क्या है? फेयर प्राइस शॉप्स आर द लास्ट माइल डिलीवरी पॉइंट ऑफ पीडीएस. ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है, ठीक है, जो अनाज मिल रहे हैं लोगों को अंडर डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है, बोला जा रहा है कि 5 किलो अनाज मिलने वाला है, राइस मिलने वाला है, व्हीट मिलने वाला है, पल्सेस मिलने वाले हैं. ये जो मिलने वाला है ये कहाँ से मिलने वाला है? आपको जाना है फेयर प्राइस शॉप. ये गवर्नमेंट की शॉप्स रहती है जहां जाके लोग अपने पीडीएस सिस्टम जो स्कीम्स के अंदर वो आते हैं उनके वो गेहूं दाल चावल ये सब वो लेते हैं. और वन नेशन वन राशन कार्ड जो है यूजेस आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन. Subsidies in food security. Okay. Food subsidies bridge a gap between procurement cost and subsidized sale prices. So National Food Security Act and schemes like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana इसमें हेल्प करता है. And financial year 2024-2025 में India allocated 2 lakh crores for food subsidy. So फूड में जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और ये अनाज को पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना. मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ टन गेहूं खरीदा, गवर्नमेंट को तो लग गया अच्छे खासे पैसे, बट वो गेहूं जब वो दे रही है ना वो 5 रुपए किलो दे रही है. मान लो उन्होंने पर किलो 20 रुपया 25 रुपया किलो फार्मर से खरीदा, बट वो पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो पीडीएस में कितने में दे रही है? वो 5 रुपए पर किलो दे रही है, 1 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी दे रही है. कितने? सब्सिडाइज्ड रेट में दे रही है. और इसमें गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा है? अगर आप 2024-25 की बात करें तो 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट के जा रहे हैं पीडीएस सिस्टम में, जिसमें बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में, बहुत कम रेट में गवर्नमेंट आपको गेहूं चावल ये सारी चीजें पीडीएस में प्रोवाइड कर रही है. Role of cooperatives in security. Yes, the National Agriculture Cooperative Marketing Federation, that is NAFED and TriFed, ये दोनों एक ऐसी एजेंसी हैं जो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है. अगर हम ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड आपके जो ट्राइबल एरियाज के जो आर्टिसंस हैं, ट्राइबल एरियाज के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर कलरफुल्स हैं. ये ट्राइबल एरिया के हैंडीक्राफ्ट्स को ग्रो करते हैं, उनको सेल करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रोक्योर करते हैं और उनको मार्केट करते हैं. ओके, एंड स्टेट्स cooperatives in Tamil Nadu and Andhra Pradesh plays key role in ensuring timely grain procurement. Farmers Produce Organization act as a cooperative aggregating produce for better bargaining power. So Farmers Produce Organization कुछ नहीं है, कुछ farmers एक साथ आते हैं और वो अपना एक organization बनाते हैं, that is called FPOs. Okay. स्मार्ट टेक्नोलॉजी, अभी पीडीएस का एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि जिसमें आपको स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स थ्रू टेक इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ ट्रक्स,
सो ये जो ट्रक्स हैं, बहुत बार हमने ऐसा देखा, वो जाना चाहता था फेयर प्राइस शॉप, बट वो कहीं और डाइवर्टेड हो जाता है। तो गवर्नमेंट राशन शॉप में जाना चाहिए, बट वो कहीं और डाइवर्टेड हो जा रहा है। तो थ्रू दिस स्मार्ट पीडीएस गवर्नमेंट ने ये सारे ट्रक्स को ट्रैक करना शुरू किया, और किसको कितना मिल रहा है, किसको कितने फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। 5 किलो अगर बोला गया है तो 5 किलो मिल रहा है कि नहीं पर पर्सन, जो एक्चुअली में उसका हकदार है। ये सारा कुछ कैसे देखा जा रहा है? स्मार्ट पीडीएस के थ्रू। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट कि हमारा स्टैंडर्ड 9 की एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है इकोनॉमी की, एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी इकोनॉमी। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। जो भी आपको डाउट होगा, प्लीज मैसेज अस in the comments. We will be very happy to answer you all that. And this is Raini Simon, your economy and current affairs educator at UXIS. Please subscribe to our channel if you really feel the video was good for you. And at UXIS हम आपको प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए। सो आप क्या कर सकते हो? आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हो, और आप ये हमारे साथ ये जर्नी स्टार्ट करके यू कैन get an edge in your preparation. Okay, that's all now, students. We will meet again tomorrow. Thank you.